नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब पिछली बार हम इस ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के सम्मुख थे, तब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास एवं उसके इतिहास लेखन परंपरा के विषय में चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल आदिकाल पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। मित्रों, आदिकाल पर आने से पहले हमें थोड़ा समय काल विभाजन पर देना होगा। साहित्य एक अविरल, अखंडित एवं गतिशील प्रक्रिया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसके प्रवाह को रोकते हैं और थोड़ा खंडित करते हैं, जिससे हम उसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकें। यही वजह है कि हमारे इतिहास लेखन की परंपरा में जो इतिहासकार आए, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास गार्सा द तासी जी ने इस्तेबार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में फ्रेंच भाषा में किया, और उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को हमारे सामने रखा। लेकिन ये प्रथम दोनों प्रयास इस मामले में प्रौढ़ नहीं थे, क्योंकि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का पहला प्रयास सर जॉर्ज ग्रेसन ने किया। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। मित्रों, इन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें चारण काल से लेकर विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान तक का काल विभाजन सम्मिलित था। किंतु एक प्रौढ़तम काल विभाजन की दृष्टि से यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हमारे सामने रखा गया, वो महत्वपूर्ण है, और हमारे आलोचक, हमारे साहित्यकार एवं विद्यार्थी सभी बहुमत में इस काल विभाजन को स्वीकार भी करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इसकी समय सीमा उन्होंने जो निर्धारित की, आदिकाल संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल 1050 से 1375 के बाद 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 संवत, और 1900 संवत के बाद अभी तक का समय उन्होंने आधुनिक काल में बांटा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि आदिकाल के नामकरण का जो प्रश्न आज उठा है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो नामकरण कैसे हो। आप सभी ये जानते हैं कि नामकरण उचित होना चाहिए, और उचित नामकरण कौन सा हो सकता है? वही हो सकता है जो उस काल की समस्त प्रवृत्तियों को अपने अंदर समेटे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नामकरण वही हो सकता है जो प्रवृत्तियों को समेटे, तो सबसे पहले हमें एक विहंगावलोकन आदिकाल की प्रवृत्तियों पर करना होगा। इसका विस्तृत विवेचन हम एक पूरी क्लास में करेंगे, लेकिन आज हम उसे सीमित समय में संक्षिप्त तरीके से आपको बता रहे हैं। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, उसमें युद्धों का सजीव वर्णन, चारण साहित्य, वीर रस की प्रधानता इत्यादि शामिल थे। क्योंकि आदिकाल का जो साहित्य है, अगर वो मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाए तो रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, खुसरो की पहेली और विद्यापति का साहित्य इसको सम्मिलित करता है। ऐसे में जो प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं, वो सिद्धनाथ जैन साहित्य की प्रवृत्तियां, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां, और साथ में खुसरो की पहेली और विद्यापति के साहित्य की प्रवृत्तियां सम्मिलित होती हैं। तो मित्रों, इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें यह निर्धारित करना होगा कि आदिकाल का सही नाम क्या है और किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम सुझाए, और अंततः आदिकाल का नाम आदिकाल किन कारणों से रखा गया। मित्रों, बहुत से विद्वानों ने आदिकाल के लिए विभिन्न विकल्पों को हमारे सामने रखा। इसमें एक लंबी फेहरिस्त हमारे सामने है। सबसे पहले मैं उन नामों का जिक्र करूंगा, बाद में जिन 2 नामों के बीच विशेष प्रतिस्पर्धा हुई और विशेष तर्क हुआ, उसकी बात मैं करूंगा।
सबसे पहले गिरिसन ने जो काल विभाजन किया उसमें इन्होंने इस काल को चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम देने के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो निश्चित रूप से उन्होंने चारण साहित्य की जो जातीय बहुलता वाले साहित्य थे उसको अधिक महत्व देने के कारण ये नाम दिया गया। इसकी उन्होंने विस्तृत व्याख्या तो नहीं की, किंतु उन्होंने इसको चारण काल नाम दे दिया। इसके बाद मिश्रबंधु ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। आदिकाल को मिश्रबंधु द्वारा ये जो प्रारंभिक काल नाम दिया गया उसकी कोई विशेष वजह उन्होंने नहीं बताई है, कोई विशेष तर्क नहीं दिया है, लेकिन ये अनुमान किया जा सकता है कि संभवतः ये पहला काल था, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक काल उसे नाम दे दिया। शुक्ल जी ने इसी काल को वीरगाथा काल नाम दिया। इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु अभी अन्य नामों पर विचार कर लेते हैं। द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया, जो बाद में मान्य भी हुआ। सिद्ध सामंत काल एक नाम इसी काल के लिए आया, वो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। ध्यान दीजिए मित्र, सिद्ध सामंत काल, दो शब्दों से मिलकर ये नाम बना, सिद्ध और सामंत। सामंती परिवेश के कारण संभवतः ये सामंत हुआ और सिद्ध साहित्य की रचनाओं के कारण इसमें सिद्ध जोड़ा गया, तो सिद्ध सामंत काल ये नाम राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा दिया गया। किंतु ऐसा तो नहीं है कि सिद्ध साहित्य ही आदिकाल में है या कि हर रचना सामंती परिवेश की है। कहने का मतलब यह है कि सिद्ध सामंत काल नाम भी सभी प्रवृत्तियों को समेटता हुआ नहीं नजर आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के लिए एक नाम दिया, बीजवपन काल। बीजवपन काल नाम से स्पष्ट है कि यदि हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को एक वृक्ष के रूप में समेटें तो आदिकाल एक बीज के रूप में हमारे सामने है। संभवतः ऐसा ही कुछ सोच के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाम दिया। फिलहाल इसकी उन्होंने कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया, कोई विशेष तर्क इसके पीछे उन्होंने नहीं दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर गाथाओं से संबंधित रचनाओं की प्रचुरता को देखते हुए इस काल को वीर काल नाम दिया। इसके अलावा रामकुमार वर्मा जी ने इसी काल को चारण एवं संधि काल नाम दिया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चारण काल एवं संधि काल दो शब्द शामिल हो रहे हैं। चारण काल से तात्पर्य यह है चारण साहित्य की प्रधानता, और संधि काल का तात्पर्य यह है कि दो भाषाओं की संधि। ध्यान देने वाली बात है, ये कोई युद्ध की संधि नहीं है, यह दो भाषाओं की परस्पर संधि का मामला है। इन्हीं दो बातों को महत्व देते हुए रामकुमार वर्मा जी ने इस काल को चारण एवं संधि काल नाम दिया। बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल एवं जातीय साहित्य नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी काल कहा। शंभुनाथ सिंह जी ने उद्भव एवं संक्रांति काल कहा। कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल नाम दिया। और एक नाम और जो हमारे सामने आता है वो डॉक्टर सुमन राजे का आता है, उन्होंने इसे आधार काल कहा। किंतु यहाँ यह बात स्पष्ट है और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि आखिर उचित नामकरण क्या हो, तो उचित नामकरण वही हो सकता है जो आदिकाल की समस्त प्रवृत्तियों को समेटे। अब तक हमने जितने भी नामों की चर्चा की उन सभी नामों में कोई ना कोई कमी रह गई, चाहे वो अधिक विस्तृत थे, चाहे सभी प्रवृत्तियों को समेट नहीं पा रहे थे, या तो अव्याप्ति दोष था या अन्य कोई दोष था या अतिव्याप्ति दोष था। फिलहाल जिन दो नामों के बीच एक विस्तृत चर्चा आदिकाल के नाम के लिए होती है वो दो नाम हैं शुक्ल जी का वीरगाथा काल और द्विवेदी जी का आदिकाल। सबसे पहले हम शुक्ल जी के वीरगाथा काल का जिक्र करते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम दिया। इन्होंने संवत 1050 से 1375 की सीमा इस काल के लिए निर्धारित की। यहाँ पर मैं शुक्ल जी के उन विचारों को रखना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है। इसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। शुक्ल जी ने आखिर वीरगाथा काल नाम क्यों दिया, ये एक सोचने का विषय है।
किंतु उन्होंने जो तर्क दिए उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वीर गाथा काल नाम देने के पीछे उनकी क्या सोच है। उन्होंने यह सोचा कि पहले 300 वर्ष सिद्धनाथ और जैन साहित्य है, और शुक्ल जी ने सिद्धनाथ और जैन साहित्यों को एक सांप्रदायिक साहित्य माना, और सांप्रदायिक साहित्य कहते हुए उन्होंने इन साहित्यों को साहित्य की कोटि से बाहर रखने की वकालत की। सिद्ध साहित्य जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित है, नाथ साहित्य जो कि शैव से जुड़ा हुआ है, और जैन साहित्य जो कि जैन से जुड़ा हुआ है। इन तीनों ही प्रकार के साहित्यों को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहते हुए साहित्य की कोटि से बाहर किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 300 वर्षों में इन साहित्यों के बाद हमें 150 वर्षों तक कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती, और उन प्रवृत्तियों के बाद अगर हमें कोई सामंती परिवेश दिखाई देता है, कोई चारण साहित्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो वो वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी ने आदिकाल की कुछ रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया। उन्होंने 12 रचनाओं पर विशेष ध्यान दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय जस मयंक जस चंद्र का, परमाल रासो, खुसरो की पहेली, और अंत में विद्यापति पदावली। मित्रों, ये जो 12 रचनाएं आपके सामने शुक्ल जी ने रखी, उनके आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन 12 रचनाओं में जो बहुमत है वो वीर रस प्रधान वीर गाथात्मक रचनाओं का है, इसीलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया। अगर सारांश में बात करें तो सिद्धनाथ जैन सांप्रदायिक साहित्य होने की वजह से शुक्ल जी की साहित्यिक श्रेणी से बाहर हुए, और उसके बाद 150 वर्षों तक कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। उसके बाद वीर गाथात्मक साहित्य दिखाई दिया, और जिनमें प्रचुरता वीर रस प्रधान वीर गाथात्मक साहित्य का था, इसलिए वीर गाथा काल नाम शुक्ल जी द्वारा दे दिया गया। किंतु मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के इस मत का समर्थन करते नहीं नजर आए। उन्होंने इस समय के लिए आदिकाल नाम दिया, और यही नहीं, उन्होंने इस नाम के पीछे अपने तर्कों को भी सामने रखा, और तर्क ही सामने नहीं रखा बल्कि शुक्ल जी के तर्कों का खंडन भी किया। द्विवेदी जी ने सबसे पहले तो सांप्रदायिक साहित्य का समर्थन किया। शुक्ल जी ने सिद्धनाथ जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कह के साहित्य की कोटि से जो बाहर कर दिया था, द्विवेदी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से सांप्रदायिक साहित्य कह के इन साहित्यों को साहित्य की कोटि से बाहर नहीं रख सकते। द्विवेदी जी का ये मत आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य की सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाव्य से हाथ धोना पड़ जाएगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ जाएगा, और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा करना पड़ जाएगा। तो द्विवेदी जी का जो ये मत था वो लोगों को समझ में आया, और लोगों को यह भी समझ में आया कि इस प्रकार से केवल सांप्रदायिक साहित्य कहकर किसी धार्मिक साहित्य को आप साहित्य की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते। आखिर भले वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आखिरकार साहित्य की श्रेणी में रहने का हक तो उस साहित्य को भी है। साथ ही साथ द्विवेदी जी ने एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं में बहुमत साबित करके वीर गाथात्मक रचनाओं को चुना और वीर गाथा काल नाम दिया, आखिर वो 12 रचनाएं किस आधार पर चुनी गईं? इनका कोई प्रामाणिक आधार है? अन्य रचनाएं क्यों नहीं चुनी गईं, और ये 12 रचनाएं क्यों चुनी गईं? और यदि हम इन 12 रचनाओं की बात भी कर लें तो भी इन 12 रचनाओं में कुल 3 ऐसी रचनाएं भी शामिल हैं जो खुमार रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो है, जो जिन पर अभी प्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रचनाएं स्वयं में प्रामाणिक नहीं है, हम उनके आधार पर कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं?
इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम को वो सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जो द्विवेदी जी के आदिकाल नाम को प्राप्त हुआ, और अंततः बहुमत से द्विवेदी जी के नामकरण आदिकाल को मान्यता दी गई, जो आजकल हम लोग के सामने उपस्थित है। तो मित्रों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काल की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम उस काल का नामकरण करते हैं। और आदिकाल का जो नामकरण है उसका एक कारण यह भी है कि इसमें कोई केंद्रीय प्रवृत्ति दिखाई ही नहीं पड़ती, कोई केंद्रीय प्रवृत्ति ढूंढने में हम असफल होते हैं। इसलिए व्यर्थ के झंझावातों को छोड़कर द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया और यही नाम मान्य हुआ। तो इस प्रकार हमने आदिकाल के नामकरण पर चर्चा की, किंतु आदिकाल की प्रवृत्तियों पर विस्तृत चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज नामकरण तक ही सीमित रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।